constant touch with her. So are you going to fight for her freedom as well? And therefore, she is part of that declaration that we made here. Whether our people who have been locked in for 12 months, अगर किसी का ईमान कमजोर है, उसके लिए फारूक अब्दुल्ला जिम्मेवार नहीं है. We will have that meeting, inshallah. We will have the meeting of all party, that Gupkar declaration. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन गुज़श्ता शाम आपने देखा होगा कि हमने अपनी चैनल पे भी आपको दिखाया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरप्रस्त फारूक अब्दुल्ला ने अपने चंद पार्टी सीनियर लीडरान के साथ मीडिया के सामने अपनी मौजूदगी का इजहार किया और इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जारी सियासी खामोशी को तोड़ने के लिए यह पहली मर्तबा थी जब फारूक अब्दुल्ला लोकल मीडिया के सामने आए और इस तरह से अपनी बात रखने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे सियासी इस हलचल के बीच में लोग बहुत ज्यादा इसलिए परेशान हैं कि बिल आखिर क्या होगा जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल और किस तरीके से इस लाहे अमल को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके की सियासी सरगर्मियां यहां पर चलाई जा सकती हैं और कैसे यहां के लोगों को एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लिया जा सकता है। बैरिकैफ आज के दिन के हवाले से अगर बात करते हैं तो फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर के कई एक जगह पर कई पार्टियों ने बयानात भी दिए, कई लीडरान ऐसे थे जो उनके साथ इत्तेफाक भी नहीं रखते हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर है, यहां पर सियासी इख्तिलाफात पहले से ही थे और आगे चलेंगे भी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की जो ये मीटिंग कल वाली थी ये काफी ज्यादा अहमियत की हामिल इसलिए थी क्योंकि उन्होंने बातों बातों में ये बात भी कही कि वो महबूबा मुफ्ती के बिल्कुल राब्ते में हैं और उनके लिए इंतहाई परेशान है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ उनका यह भी मानना था कि गुपकार डिक्लेरेशन जो गुज़श्ता 2019 साल की हम बात करते हैं 4 अगस्त को मुनक्किद हुआ था, वो उस पर मिन्नो अन कायम है और उनका यह भी कहना था कि अगर उन्हें इस बार पार्लियामेंट लगता है, पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा करके वहां पर बोलने की इजाजत दी जाती है तो वो दिखाएंगे कि फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ नहीं कर सकते। यानी कि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आज की दहाड़ को लेकर के कई एक मुद्दों पर कई लोगों ने लिखा भी, बातें भी की, लेकिन हम जरा हट के बात करेंगे। हम बात तो यही करेंगे कि गुपकार डिक्लेरेशन के बाद फारूक अब्दुल्ला ने गुज़श्ता जो परसों की हम बात करते हैं 5 अगस्त की, 5 अगस्त को उन्होंने कोशिश की थी, 4 अगस्त को भी कोशिश की थी कि किसी तरीके से एक मर्तबा फिर सभी क़यादतें जो हैं वो सामने आएं और आकर के गुपकार में उनके साथ मुलाकात करें ताकि आगे की हिकमत अमली को तय किया जाए। मनोज सिन्हा के बहसत लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां आने के बाद इस चीज की उम्मीद जग चुकी थी कि रियासत के अंदर यहां पे सियासी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए मरकजी सरकार ने मुकम्मल तरीके पर इशारे दे दिए थे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की फसील से इस बात का मुकम्मल ऐलान किया था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मकामी सरकार भी मिलेगी, अपना वजीर आला भी बनेगा और उसके साथ साथ एक हुक्मरानी भी वहां पर कायम होगी जो वहीं के लोग करेंगे। अब कौन लोग करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए हिकमत अमली बहरकैफ सियासी कायदीन को ही करनी है जो इस वक्त इलेक्शन लड़ सकते हैं। चूंकि वो तकरीर जो 15 अगस्त को लाल किले की फसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की, उसमें एक बड़ी बात उन्होंने बताई थी कि जम्मू कश्मीर में जब तक डीलिमिटेशन मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक चुनाव नहीं हो सकते। यानी कि डीलिमिटेशन में अभी थोड़ी देर लग सकती है और यह देर थोड़ी भी हो सकती है, थोड़ी से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, साल भी हो सकती है, 1.5 साल भी हो सकती है। लेकिन इस दौरान क्या लीडरान वाकई तौर पर आपस में मिल सकते हैं, क्या लोगों के बीच में जा सकते हैं, क्या कुछ सूरत हाल है। 5 सरपंचों पर जो हमले हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं, कई जगह पर उनको सिक्योरिटी के हिसार में भी लिया गया, कई 5 सरपंच जो हैं आए रोज इस्तीफे दे रहे हैं और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मेरे पास भी कई एक लोगों ने इस तरह के जो अपने रिजाइन्स हैं वो भेजे जिन्होंने ये कहा कि हम अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं, वो अपने आप को अदम तहफ्फुज का शिकार समझते हैं, जबकि सरकार का मानना है कि सभी पंचों और सरपंचों को और लोकल बॉडीज या दीगर इदारों से मुंसलिक इलेक्टेड नुमाइंदों के लिए मुकम्मल हिफाजत भी फराहम की जाएगी और उनको एतबाद में रखने के लिए इकदाम भी उठाए जाएंगे।
आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं चूंकि फारूक अब्दुल्ला के बयान के हवाले से, तो ऐसी सूरत हाल में जब यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात एक बड़ा मामला बनकर के सामने आ सकता है, चूंकि कई लोगों का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दीगर हमख्याल जमातें शायद गुपकार डिक्लेरेशन में जो बात तय हुई थी कि जब तक दफा 370 मुकम्मल तरीके पर लौटा नहीं दिया जाता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसमें कोई फैसला नहीं आ जाता, या फिर जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा वापस नहीं दिया जाता, वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले लेंगे। लेकिन वहीं आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों भारतीय जनता पार्टी के रियासती एक नेता ने यह बात कह दी थी कि जैसे ही यहां पर चुनाव का बिगल बजेगा तो ये मेंढकों की तरह सारे नेता जो हैं बाहर आ जाएंगे और इंतखाबात में कूद पड़ेंगे। आपको याद होगा कि जब यहां पर पंचायत के चुनाव हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दीगर मुकामी जमातों ने बिल्कुल बाइकआउट किया। कुछ लोगों के प्रॉक्सी कैंडिडेट हो सकता है कि खड़े हुए हों, लेकिन अक्सर लोग ऐसे थे जो बिल्कुल चुनाव अमल से दूर रहे और कई लोग थे जो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से आए, आज इस्तीफे दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और मरकज की तमाम जमातों ने अपने नुमाइंदों को खड़ा कर दिया। बहरकैफ कहने और बताने का इसका मुद्दा और मकसद यह है कि फारूक अब्दुल्ला के आज के स्टेटमेंट को जो हम आपको अभी सुनाने जा रहे हैं, पहले आप इसे जरा गौर से सुनिए कि फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं अपनी उस प्रेसर में जो उन्होंने पहली मर्तबा दिया, ताकि पहले आप बात की बारीकी को मुकम्मल तरीके से समझ सके और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या वाकई तौर पर बहुत जल्द यहां पर सियासी कायदीन लोगों के बीच में आ सकते हैं या नहीं। देखिए फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कहते हैं। इस रियासत के बारे में, लोगों के बारे में कुछ सोच सके। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश है कि यह रियासत खुशहाली की तरफ चले, यहाँ के लोग इस मुश्किल से निकल आए जिसमें हम फंसे हुए हैं, और कोई रास्ता निकाला जाए इस रियासत की उस एकता को बनाने का। यही हमारी कोशिश है और इसकी पहली ये कड़ी थी जिसमें हम लोगों ने इनसे मुलाकात की। आज का मकसद सिर्फ ये था कि ये आ सके, घर से निकल सके और हम इनसे मुलाकात कर सकें। आगे जब हम सबसे मिल लेंगे, उसके बाद जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल रिव्यूज़ हैं, वो हम करेंगे। उसमें हम आपको बुलाएंगे और आपके सामने जब हम सबसे बात कर लेंगे, जितने भी अंदर हमारे साथी बंद हैं, तो हम आपके सामने पूरी तफसील से आपके सामने बात करेंगे। वेल, यू आर द पीपल who have the eyes and the ears of the people more than us who were locked up. You know what the position is. People are in a most miserable condition. There is hardly anything to say. There is hardly any drinking water for people. Businesses are all zero. Tourism is zero. There is suffering everywhere. There is not a place where there is not suffering. On top of it, we have also got this virus, coronavirus, which is also taking a heavy toll on the people. A secondary issue on which we'll have a discussion between the party people, and we will then tell you what is the situation and how we will react to it and what we intend to do. Sim was that whether our people who have been locked in for 12 months could come out of their homes. As the government said, they are not locked. So I hope this is not going to be just one time. So they have come out, they are now free people. देखिए, मैंने आपसे कहा आज का मकसद क्या था। आज का मकसद था कि जो साथी हमारे बंद हैं और जिनके बारे में सरकार ने ये रिपीटेडली कहा है कि ये बंद नहीं है, ये घर से निकल नहीं सकते थे। आज मकसद ये था कि देखना कि क्या सचमुच हमारे साथी निकल सकते हैं, आज़ाद हैं, घूम सकते हैं आज़ादी से, इस तरह आप घूम रहे हैं। ये मकसद था। आज सियासी मकसद इतना ही था। जब तक हम साथियों को सबको नहीं देखेंगे आज़ाद, उसके बाद हम लोग बैठेंगे और हम लोग सब चीज़ों पे आपके सामने पूरे खुल्लम खुल्ला आपके सामने बात करेंगे। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन
of statehood and other things. As I told you very clearly, today our meeting was merely to see whether our colleagues could come out of their homes. The government used to say they are free. They were not free. They could not get out of their home. Doctor, What was the need for it? Why did I call it? yeah, that's what we are going to do. Why do you want to know it now? It didn't take place. Had it taken place, we would have put before you what we discussed and what we agree. but we are not going to end there here. Okay. We will have that meeting, inshallah. We will have the meeting of all party, that Gupkar declaration. We'll have a meeting on that. We're not running away from that. That is our core issue. These are the four you have seen. I am going to try and see that others that are locked in. Tomorrow I'll call in 5 more. Then we were 16 of them who are locked in. And one man unfortunately did not survive. So we are going to call all these people to see that they are free. What I would request you, please do put this. We hope it is not going to be just once. That they are free as you are. As free as you are. I know you're not that free. I know press is not free. I know fully well. And unfortunately, that is tragedy. Well, that is secondary issue. The point here today was that are they free? They have come, alhamdulillah. I'm grateful to God and to the court and our lawyers who fought for them. They have come. I hope that the others that I'm going to meet, they're also going to come. And I hope that they are going to be free permanently and not just for one meeting with Farooq Abdullah. That is not the issue today. That issue will come and you can grill us on that day when we have finally had a political meeting and a Gupkar meeting of the people who were in that meeting. Then, you see, let me tell you one thing. अगर किसी का ईमान कमजोर है उसके लिए फारूक अब्दुल्ला जिम्मेवार नहीं है वो उसका नहीं है. That is his conscience. He has to answer his conscience and his God. Farooq Abdullah does not have to answer for him. He is gone. He's gone. So what? अरे अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया. Let me tell you, we have never been proved wrong. We will never be proved wrong, and we will stay to our death day on what we believe should be done. What should I say? I told you then also. Do you remember? What did I say here? That's a tragedy with you. I don't really know which side the people are. This side or that side. There nobody. Let me tell you. I know. I've been Chief Minister of this state. I know. So you can't cast. I know. That's it. I'm not going to talk that thing. Let's get that out. Quite here, I said that let people come out. Yes. The day people are out, we are able to sit down. Farooq Abdullah will tell you what we have to say. सुनिए, मैं आपको बताऊं. पार्लियामेंट लगी तब से लगी. पार्लियामेंट में हमें मौका मिला जाने का. फारूक अब्दुल्ला को मिला जाने का मौका. हाँ, मुझे मौका. आप देखिएगा जब मैं पार्लियामेंट जाऊंगा तब मेरा रोल और इनका रोल देखिएगा. हमारा रोल क्या है? जिसका सहारा हमने लिया है वो वहीं पर है. हमारा सहारा वही है. We tell you. How can you say they did not raise voice? Very few. Please. The Rural Congress raised a voice. There were voices. Please. They raised a voice. DMK raised a voice repeatedly. Congress raised a voice. Chidambaram has been speaking about us. Sibal has been speaking about us. Sharad Pawar has been speaking about us from that party. Even Shiv Sena from Bombay said, what have you achieved? He didn't say about Mahbub Mufti. You didn't ask me about that. I already asked. No, sir, I asked about it. पहले पूछा था मैंने. Constant touch with her. So are you going to fight for her freedom as well? And therefore, she is part of that declaration that we made here. She is signatory to it. So, we are also concerned about her. We do want her to be free.
जी हां नाज़रीन, ये तो थे फारूक अब्दुल्ला जो अपनी बात रख रहे थे और कई बार उन्होंने बात आधी छोड़ के खड़ा होना भी चाहा, लेकिन सवालात की बारिश ने उन्हें मजबूर कर दिया दोबारा बैठ करके जवाब देने के लिए। लेकिन एक कॉन्फिडेंस उनमें आज जरूर दिखाई दे रहा था और उस कॉन्फिडेंस से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं पर जरूर कोई ऐसी बात है कि वो अपनी जगह पे मुतमईन से नजर आ रहे थे, यानी कि उन्हें लगता है कि अब शायद सियासी कायदीन जो धीरे धीरे घरों से निकल सकते हैं, फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस तक आ सकते हैं, वो अब दूसरी जगहों पर भी जा सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद क्या वाकई तौर पर मरकज संजीदगी से सभी नेताओं को रिहा कर देगी? क्या महबूबा मुफ्ती को भी सच में रिहा करने का कोई इरादा है? अगर इरादा है तो क्या हो सकता है? जबकि उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट बता रहा है कि महबूबा मुफ्ती को सिर्फ पीडीपी तोड़ने के लिए अभी तक हिरासत में रखा गया है। अब उमर अब्दुल्ला के बयानात को अगर ले लें तो इस चीज को एक बिल्कुल चैलेंज माना जा सकता है कि क्या वाकई वही भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि ये बिल्लों से मेंढकों की तरह निकल करके आ जाएंगे, वो इस चीज के लिए तैयार है कि वो कल की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दीगर हम ख्याल जमातों के साथ मुकाबला आराई कर सके इंतखाबात में, या फिर उस तरीके का यहां पर कोई माहौल पनप जाएगा कि फिर वही पंचायती बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे कि 2% 3% वोट पड़े, कोई ना कोई चुन के आ गया और लोगों के सामने आ गया और बाद में वो उसे मिले ना मिले एक अलग सी बात है। लेकिन मनोज सिन्हा जो यहां पर इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, चूंकि सियासत में उनका बहुत ही गहरा तजुर्बा रहा है, ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से जो इशारे दिए जा रहे हैं यहां पर एक अवामी सरकार बनाने के लिए वो राहें हमवार करने की मुकम्मल कोशिशों में जुटे हुए हैं और इसके साथ साथ एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल भी सामने लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं जिससे अवाम के राब्ते जो है सिविल सेक्रेटरी तक हो सके और अवाम के काम भी हो सके, क्योंकि इस सियासी रसाकशी, लॉकडाउन और उसके साथ साथ कोविड-19 की सूरत हाल में जो आम आदमी सफर कर रहा है उसकी परेशानियां सुनने के लिए बहुत कम लोग हैं। इस वक्त यहां पर एलजी इंतजामिया की यही कोशिश है कि अवाम को 5 मुद्दों पर साथ दिया जाए। वो 5 मुद्दे चाहे वो कश्मीरियत के हवाले से हों, चाहे वो किसी भी दूसरे मामले के हवाले से हों, क्या वाकई तौर पर इन 5 स्टेप्स को पार करने के बाद सियासत का जो स्टेज है वो यहां पर गर्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? आने वाला कल ही बता सकता है। जी हां नाज़रीन, ये तो थी सियासत पर कुछ बात। अब रुख करते हैं एक और खबर की तरफ। नाज़रीन, एक मरतबा फिर खैर मकदम है आपका केटीवी उर्दू के आज के शुमारे में। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से कई ऐसे इकदाम उठाए जाते हैं जो अवाम की भलाई के लिए होते हैं, लेकिन बसा औकात ऐसा भी होता है कि सरकार की तरफ से उठाए गए इन इकदामात की अगर कहीं पे धज्जियां उड़ाते हैं तो वो हम लोग खुद ही उड़ा देते हैं। कई जगह पे लोगों को तरक्की रास आती है और कई जगह पे लोग तरक्की को भी अपने लिए मजाक का बाइस बना देते हैं। इस तरह का एक वाकया गुज़श्ता कल बाबूपुरा कुलन कंगन में पेश आया, जहां अचानक रात के 2:30 बजे एक मकान में आग नमूदार हुई और आनन फानन उसने पूरे घर को अपने घेरे में ले लिया, जिसके चलते मकामी लोगों ने फौरी तौर पे वहां पर फायर सर्विसेज को मुतल्ला किया। लेकिन शोमाए किस्मत देखिए कि PMGSY की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस गांव के लिए एक सड़क तामीर करने की बात हुई, फंड्स भी वागुजार हुए, सड़क बनी भी और उसके बाद लोग इतने ज्यादा मेहरबान हुए कि अपने ही घरों के आंगनों को, अपनी ही दीवारों को, अपनी ही दुकानों को सड़क के ऊपर तामीर कर दिया और जिसके नतीजे में फायर सर्विस तो दूर की बात, शायद बाल्टियां लेकर के भी लोग उस घर को बुझाने के लिए नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते आज लोगों ने इस आतिशज़दगी के बाद सोनामर्ग रोड को ब्लॉक करके ऐसे लोगों को फौरी तौर पर कानूनी दायरे में लाने के लिए एहतजाज शुरू कर दिया, जो लोग इस तरह के कब्जों में मुलविस पाए गए और जिनकी गलतियों की वजह से पूरा मोहल्ला जल सकता था। लेकिन अगर बर वक्त लोगों ने कार्रवाई न की होती, सिर्फ एक मकान नजर आतिश हुआ लेकिन वो तो सड़क पे आ गए, जिसके बाद लोगों ने एहतजाज किया। एक रिपोर्ट के साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुलाम नबी रैना। रैना साहब, क्या पोजीशन हुई, क्या मामला है? जी शायद साहब, ये कुलन कन्नन का एक इलाका है बाबूपुरा जी। वहां पे गुज़िश्ता रोज को मोहम्मद असलम बाबा वल्द गुलाम मोहिद्दीन बाबा साकिन बाबूपुरा कुलन के रिहायशी मकान में अचानक आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन पूरे मकान को अपने लपेट में ले लिया। तो जब मजकूरा मकान वालों ने चीख पुकार की तो उसके आसपास के रहने वाले लोग
नींद से बेदार हुए और पूरी तौर पर जाए वाक़े पर पहुंच गए और आग बुझाने की कार्रवाई में जुट गए, जी, जिसके बाद वहां पे पूरी तौर पर फायर स्टेशन गोंड को मुतला किया गया। जी, लेकिन मुकामी लोगों का कहना है कि फायर स्टेशन गोंड की जो गाड़ी है वो वहां से जब चली उसके बाद में रास्ते में वो खराब हो गई, जी, जी, क्योंकि वो गाड़ी यहाँ पे तकरीबन पिछले 20 साल से है, जो बिल्कुल हमेशा खराब ही रहती है, जिसके बाद और एक गाड़ी कंगन से आ गई। लेकिन मुकामी लोगों का कहना है कि जब वो गाड़ी कुलन मेन मार्केट में पहुंच गई तो वहां से ऊपर एक PMGS का वाई का रोड जो है कुलन से बाबूपुरा जियारा तक जाता है, जिस पर PMGS निवाई ने पेमेंट भी उनको वापसा की है। लेकिन उसके बाद मुकामी लोगों का इल्जाम है कि वहां पर जिन लोगों की इराजी इस सड़क के जद में आ गई उन्होंने दोबारा पेमेंट लेने के बाद भी उस पर नाजायज कब्जा किया, जी, जिसकी वजह से आज वहां पर वो फायर सर्विस की गाड़ी नहीं पहुंच पाई। जी, जी, जी। तो मुकामी लोगों ने आज सुबह ही वहां के इस इलाके के मर्द श्रीनगर ले शारा पर जमा हुए और इस पर एहतजाज धरना दिया, जिसके बाद श्रीनगर ले शारा के दोनों तरफ गाड़ियों की आमद 1 घंटे तक बंद रही। जी, इत्तला मिलते ही पुलिस स्टेशन गोंड के SHO और तहसीलदार वहां पहुंच गए और लोगों को समझा बुझाकर उनको धरना खत्म करने पर आमादा किया। जी, जी, जी। तो उसके बाद में जो SDM कंगन है उनकी नोट्स में जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि वो कल ही वहां पर एक टीम को रवाना करेंगे, जो जिन लोगों ने वहां पर एनक्रोचमेंट की है उनको पूरी तौर पर उस एनक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। जी। तो लोगों का कहना है कि अगर वहां पे जो PMGSY की जो रोड पर जो इराजी आई है, जिन लोगों ने वहां पे पेमेंट भी ली है, तो उन्होंने इस पर जो है दोबारा कब्जा किया है और इस रोड को ब्लॉक किया है। रेना मुझे एक बात बताइए, ये कहते हैं आग लगने पे कुआं खोदना। जब ये सड़क तामीर हुई और इसको PMGS ने अपनी पोजीशन में ले लिया और उसके बाद अगर कुछ मफाद परस्त लोगों ने इस पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, तब ये मामला लोगों ने सरकार की नोट्स में क्यों नहीं लाया? अब जब आग लगी तो कुआं भी खोदा जा रहा है और उसमें पानी भी तलाशा जा रहा है, क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों से? जी शायद साहब, लोगों का कहना है कि उन्होंने बार बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस बारे में आगाह किया था, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। जी, जी, ये लोगों का इल्जाम है। जी, जी। तो लोग कहते हैं कि अगर उन्होंने बार बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट से गुजारिश की है कि इस एनक्रोचमेंट को यहां से खत्म किया जाए, लेकिन वो इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं? जी, तो अब आपकी किसी एडमिनिस्ट्रेशन में किसी से बात हुई वहां पे? जी शायद साहब, मेरी बात हुई अभी तक जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMGSY गांधरबल है मोहम्मद वानी साहब, उनके साथ मेरी बात हुई। तो लेकिन यहाँ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, आज डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने 3 बजे से एक मीटिंग रखी थी जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी अफसरान मीटिंग में अभी है। अभी हमारी किसी से भी बात नहीं हुई है इस बारे में। जी, जी, जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी इस रिपोर्ट के बाद जो वहां पर रेवेन्यू अथॉरिटीज है वो फौरी तौर पर इकदामात उठा करके न सिर्फ इन इंक्रोचमेंट्स को हटा देंगे, बल्कि आवाम की बेहतरी के लिए जो सरकार ने पैसा खर्च किया था PMGS सड़क पहुंचा करके, ताकि लोगों को राहत मिले, उनकी रसरो रसाइल के लिए उनको आसानी पहुंच सके, एक तो वो बहम पहुंच सके और दूसरा ये कि खुदा न खास्ता आइंदा अगर कोई इस तरह का वाकया पेश आता है तो उससे भी बचा जा सके। रेना साहब, बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सियासत पर भी हमने बात की और आवाम की मुश्किलात के हवाले से भी बात की। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरह से अपने प्यार और खुलूस के साथ बने रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचाने में हम कामयाब हो सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़ नासिर।